ये लोग जनता की बात ना करके, महंगाई, शिक्षा, रोजगार पे बात ना करके सिर्फ राम मंदिर, पाकिस्तान पे बात करते हैं। और ये जैसे बता रही हैं, नौकरियों के अलावा रिसर्च के लिए बिहार में कब अपॉर्चुनिटी आएगी, कब तक हमें साउथ इंडिया जाना हो? मैं हूँ यासर मलिक। देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जेडीयू ने जब 2014 लोकसभा के पहले क्यों आ जाते हैं बीजेपी के साथ, समझाइए। ऐसा नहीं है। देखिए, इतना दिन से इन लोग एक सरकार है बीजेपी और जदयू का, लेकिन आज तक बिजली किसान के फ्री इन लोग कहने कर रहे हैं। बिहार को बीमारी कहे बना करके रखे हुए हैं, ये भी थोड़ा सा देखिए ना। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। और नीतीश जी ने आपको बिहार की कैसे जो पता चल छवि गया कि है, मैं उनको पसंद करती हूँ? पेपर लीक पर नीतीश सरकार क्या बोलेगी? हम जानना चाहते हैं कि पीछे हेलीकॉप्टर लगा है, अंजना जी हेलीकॉप्टर से आई हैं। हम एक ही चीज जानना चाहते नहीं कि हेलीकॉप्टर के बाद हवाई जहाज के सपना दिखावे वाला ही प्रधानमंत्री गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप की आज फजीयत हो गई। बिहार के अंदर गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप एक डिबेट कर रही थी जनता के बीच में जाकर। तो बिहार में सबसे ज्यादा जो सवाल आए वो बेरोजगारी को, शिक्षा को, पेपर लीक को लेकर आए। लेकिन गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप तब चौंक गई जब इतने सवाल इन मुद्दों को लेकर आए और उन्होंने इस पर एक भी डिबेट नहीं की है। वो सिर्फ डिबेट ऐसे मुद्दों पर करती है जिससे बीजेपी को फायदा हो। तो वहीं बिहार की जनता ने उन्हें यानी गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप को आईना दिखाया कि ये मुद्दे हमारे लिए जरूरी है, इन मुद्दों पर डिबेट भी होनी चाहिए, बहस भी होनी चाहिए और इन्हीं मुद्दों पर इलेक्शन होना चाहिए, इन्हीं मुद्दों को आधार बनाना चाहिए। लेकिन अंजना ओम कश्यप वही करती हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता से भी बिहार की जनता ने बहुत तीखे तीखे सवाल पूछे, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता तो इनके सवालों के जवाब नहीं दे सके। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने सभी जनता के सवालों के जवाब दिए। विपक्ष में होने के बाद भी कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दे रहे और वहीं अंजना ओम कश्यप आज भी बीजेपी को बचाती हुई दिखाई दी। तो जनता ने उनको खदेड़ दिया है, जनता ने उनको अच्छा सबक दिया है। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। भरोसा रोजगार की है और कोई समझ ही नहीं पाता कि नीतीश बाबू क्या करने वाले हैं। जनता भरोसा विश्वास कर रही है। जातीय समीकरण, ध्रुवीकरण, इन सबको साधने के लिए बीजेपी उनको स्वीकार कर लेती है और लोकसभा में वापस गए। हर मंच पे कहते हैं, आप सोचिए सीएम कि अब हम आ गए हैं, अब नहीं जाएंगे। मतलब ये क्या है? दिल साफ है, मजाकी है। नहीं, दिल साफ है ना। मन की बात बता देते हैं, मन की बात बता देते हैं सीएम। 4 लाख और पार दूसरा करते समझना हैं। ये है, कम से कम तरबूजा खाते हैं और तजुर्बा भी है उनके पास। 4,04,000 पार कर देते हैं। पहले अब देखिए, आप स्लिप ऑफ टंग पे बोल रहे तो आ गए तजुर्बे तरबूज पर। इधर 4,000 है, नीतीश बाबू कहते हैं 4,000 सीट दिला देंगे। तरबूजा खाते हैं, नौकरी दिया, तजुर्बा भी है। स्लिप ऑफ टंग था, इसको टॉपिक मत बनाइए प्लीज। दोनों की तरफ से स्लिप ऑफ टंग। टॉपिक बनाया, जवाब दिया मैंने। देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जेडीयू ने जब 2014 लोकसभा के पहले क्यों आ जाते हैं बीजेपी के साथ, समझाइए। ऐसा नहीं है। देखिए, इस चीज को समझिए अंजना जी कि अगर जो लोग सवाल उठाते हैं कि हमारे नेता, हमारी पार्टी की प्रासंगिकता नहीं है, 2014 के लोकसभा के चुनाव में भले ही 2 सीटें हमें आई थी, लेकिन उस वक्त भी हमारी पार्टी का वोट प्रतिशत 16% था। और राजनीति में कृपा पे कुछ नहीं मिलता है अंजना जी। अभी आप इतनी बातें कह रही थी नीतीश जी के विषय में, मैं मानता हूं आप भी उनको बहुत पसंद करती हैं और बिहार का नाम बहुत रोशन हुआ है हर एक क्षेत्र में। आपने भी रोशन किया है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और नीतीश जी ने बिहार की कैसे जो पता चल छवि गया कि है, मैं उनको पसंद करती हूँ? नहीं, आप उनकी इतनी तारीफ करती हैं तो मुझे लगता है कि आप उनको पसंद करती हैं। पलटने वाली तारीफ। नहीं, मेरा एक ऐसे प्रवक्ता नेता को मिल जाए, बर्बाद ही कर दें। नहीं, मेरा एक एंटिसिपेशन है कि आप भाई निश्चित रूप से आप बिहार से ताल्लुकात रखती हैं। बिहार की छवि जिस तरह से नीतीश जी ने बदली है, आप भी तो गर्व महसूस करती होंगी। आलोक जी, आपके पास आते हुए, यूपी आप समाजवादी पार्टी के छोटे भाई, बिहार आरजेडी के छोटे भाई, कांग्रेस पार्टी का क्या रह गया है, अस्तित्व क्या रह गया है? जो जिसे तथाकथित हिंदी बेल्ट कहा जाता है, 80 सीटें वहां की, 40 यहाँ की। पश्चिम बंगाल में आपके लिए ऐसे ही मुश्किल है, ममता दी ने नकार दिया वहां की 42 सीटों पर। तो मुख्य जगहों पर तो आपका एकदम सफा है। हाँ, राजस्थान, एमपी में आप जरूर है, ठीक है, मुझे लगता है लेकिन वो भी लोकसभा में नहीं। 1989 के बाद से पूरे देश में ही कोएलिशन गवर्नमेंट है, गठबंधन की सरकारें चल रही हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसे राज्य रहे जो मंडल कमीशन और उसके बाद से जो प्रभाव आए, कहीं ना कहीं जाति और धर्म की राजनीति ज्यादा रही और उसमें हम पिछड़े, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हमें कहीं ना कहीं जो अपने साथी पार्टनर्स हैं उनकी एक साथ की जरूरत भी रही और उनका साथ लेकर हम आगे बढ़े। लेकिन ऐसा जरूर है कि चाहे वो 2009 का चुनाव हो,
2009 में उत्तर प्रदेश में 22 लोकसभा चुनाव जीत कर आए, और चाहे बिहार की बात हो, हमने यहां पर भी डबल डिजिट में लोकसभा के चुनाव हमने जीते हैं। अब बात आती है कि आज बिहार किस अवस्था में है। नीतीश कुमार जी का पिछले 20 वर्षों से सबसे ज्यादा शासनकाल यहां पर रहा, चाहे वो बहुत लंबे समय तक भाजपा के साथ रहे हों और चाहे छोटे समय के साथ वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ रहे हों। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश जी की रहनुमाई में बिहार कहां पहुंचा, आज इस बात का उत्तर है। बिहार ने पिछले चुनाव में 39 सांसद यहां से चुनकर संसद के अंदर भेजे, चाहे वो भाजपा के थे चाहे जेडीयू के थे। कितने उद्योग बिहार में आए, आज ये सवाल है। अग्निवीर के खिलाफ कितने सांसदों ने संसद के अंदर आवाज उठाई, आज ये सवाल है। आज ये सवाल है कि बिहार के अंदर पलायन रुके, इसके लिए क्या एक भी सांसद ने उस 39 सांसदों में कोई बात रखी। यहां पर मेडिकल के छात्र बैठे हुए हैं। जब ये 10 साल पहले यहां पर अगर इनके बड़े सीनियर्स पढ़ते होंगे तो फीस 10 लाख के करीब सालाना थी। आज मेडिकल की फीस ऑन एन एवरेज 22 लाख पहुंच गई है। क्या किसी सांसद ने कहा कि बिहार के बच्चों की फीस कम होनी चाहिए? आज सवाल ये है। एक ही तो कांग्रेस का सांसद पिछली बार दिया था, कहां आरजेडी वालों को मौका ही नहीं दिया इनको। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि कब तक आप दुलत्ती खाते हुए छोटे छोटे राजनीतिक दल के पीछे रहिएगा? हर स्टेट में आप किसी न किसी के पीछे रहकर चुनाव लड़ रहे हैं, कब तक दुलत्ती खाते रहिएगा? इधर आरजेडी मारेगा कि हमको झारखंड में 2 सीट दीजिए, तब आपको यहाँ पर 9 सीट देंगे, तो 2 सीट वहां पर दे देंगे। आखिर कब तक की दुलत्ती खाते हुए रहेंगे? जवाब दीजिए। मुझे रुक जाइए, एक साथ जवाब दीजिएगा। 3-4 सवाल ले लो। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल भाजपा का ही कोई कार्यकर्ता मेरा कर सवाल सकता है, बीजेपी के लोगों से साधारण है। जनता नहीं कर सकती है। बीजेपी से सवाल है, सुनिए। मैं उत्तर दे देता हूं, पहले ये उसका लोग उत्तर तो जनता दे की दो, बात पहले न- प्रश्न सवाल का। लेके एक साथ प्लीज। ये लोग जनता की बात ना करके, महंगाई, शिक्षा, रोजगार पे बात ना करके सिर्फ राम मंदिर, पाकिस्तान पे बात करते हैं, और अपने काम पे वोट नहीं मांगते हैं, सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। आखिर ये काम पर नहीं, मोदी के नाम पर वोट। आप सवाल याद रख करके रखिए। आप तो जुड़वा भाई लग रहा है दोनों। हम सभी नेता से पूछना चाहते हैं कि किसान के सबसे बड़े नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को भारत रत्न कब मिलेगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती अमर रहे हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न कब दीजिएगा? सभी सवाल है। आपसे इतना गुस्सा लगा, रॉकेट है, टेक ऑफ कर जाइएगा आप। आइए, पूछो, जल्दी पूछो। 4-5 सवाल। आरजेडी ने ईडब्ल्यूएस का विरोध किया था, तो अगला बिहार में क्यों घोट दिया आरजेडी को? सभी विपक्षी दलों से एक सवाल है कि जब ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम कोरोना क्यों होते हैं? ये वाला सवाल बड़ा अच्छा है, ईवीएम वाला। ठीक है, एक सवाल। मैम, हमारा सवाल बीजेपी से है कि अगर ये 5 किलो जो अनाज है, ये जो जनता में बांटने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जनता को इस कदर क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि वो इसको अर्न कर सके? ठीक है, अपना सवाल नोट करके रखिए। हाँ, मोदी जी ने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया है, उसे कांग्रेस ने कहा है कि वो उस अधिनियम में बहुत सारे प्रावधान गलत है। अगर गलत है तो उसे आप क्यों लागू करने की बात कर रहे हैं 2029 में, और उसमें कौन से प्रावधान आपको गलत लगे? और कोई सवाल? जल्दी। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि ये जब 70 साल से शासन में थी, फिर भी ये बोल रहे हैं कि भारत बेरोजगार है, तो क्यों है? 70 साल से तो कांग्रेस ही थी। अच्छा, ठीक है। और कोई सवाल? आपका हो गया। इतना दिन से इन लोग एक सरकार है बीजेपी और जदयू का, लेकिन आज तक बिजली किसान के फ्री इन लोग कहे नहीं कर रहे हैं। बिहार को बीमारी कहे बना करके रखे हुए हैं, ये भी थोड़ा सा देखिए ना। 1-2 सवाल इधर से। आपका हो गया। चूंकि बिहार की धरती है तो भोजपुरी में एक सवाल आपसे बना। हम जानना चाहते हैं कि पीछे हेलीकॉप्टर लगा है, अंजना जी हेलीकॉप्टर से आई हैं। हम एक ही चीज जानना चाहते नहीं कि हेलीकॉप्टर के बाद हवाई जहाज के सपना दिखावे वाला ही प्रधानमंत्री 5 साल से कम आयु के बच्चा लोग के जो टिकट में आरक्षण और महिला के 58 साल से ऊपर के आरक्षण ये खत्म कर देने बाड़े, ई कब मिले के बाद बिहार के? और किसी को पूछा है? मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। ये जो बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ है, जब यहाँ से वो वापस कभी दिल्ली जाएंगे या बिहार के किसी भी राज्य में जाएंगे, अगर रोड इंफ्रा नहीं होता है तो आज सब लोगों को पता है कि हम कितने दूरी में कितना जल्दी तय कर सकते हैं। तो अगर एक एक चीजें बढ़ रही हैं तो उस चीज का फायदा हम क्यों ना एक्सेप्ट करें कि हुआ। और दूसरा सवाल में छोटा सा है कि धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति कहते हैं। अगर धर्म की राजनीति में हम अपने धर्म का पक्ष नहीं लेंगे तो छोड़ कैसे दें उसको? आखिरी सवाल, उसके बाद
कहना ये था कि चलिए, तो आरजेडी से जो सवाल था मेरा, उस पर तो उन्होंने बोला कि आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देखा है, लेकिन आपके सवाल को मैं प्रूफ के साथ लाया हूं। आपके नेता ने बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर दिखाते हैं। चलिए, सबका जवाब दीजिएगा। आलोक जी, आपके साथ शुरू करते हैं। जो प्रश्न था वो अच्छा, यहाँ से ये बच्चियां बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। यूथ के लिए आप ऐसा क्या करेंगे जो हमारे यूथ को अदर स्टेट नहीं जाना पड़े पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए? आप सभी से ये क्वेश्चन। पलायन से कैसे यूथ सेम मेरा भी क्वेश्चन पलायन से ही है कि एज अ 2024 ग्रेजुएट, जो मैं आज इस ईयर ग्रेजुएट होने वाली हूँ, तो इस बिहार में क्यों हमें वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर या वैसा मतलब कंपनीज नहीं आ रही और हमें बाहर जाना पड़ रहा है? रिसर्च के लिए है कि बिहार में लड़कियां सुरक्षित क्यों नहीं है अभी तक। अभी भी लड़कियां अकेले निकल सकती हैं बाहर, अभी भी डर लगता है। और ये जैसे बता रही हैं, नौकरियों के अलावा रिसर्च के लिए बिहार में कब अपॉर्चुनिटी आएगी? कब तक हमें साउथ इंडिया जाना होगा? बिहार से एक ही सवाल निकल रहा है। मेरा सवाल है कि जब कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना ब्यूरो का कहा गया था कि इसे 100 दिन काम करने वालों को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन जब कोरोना खत्म हुआ तो उनको जो है हटा दिया गया। पहले कोरोना ब्यूरो को पर फूल बरसाया जाता था, अभी ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या समाधान है? मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। वो कहते हैं कि हम ओबीसी हितैषी हैं, तो कर्नाटक में आज ओबीसी का आरक्षण कम करके मुस्लिमों को उसमें शामिल क्यों किया गया? ठीक है, चलिए आलोक जी, आपके साथ शुरू करते हैं। आप हर राज्य में छोटी पार्टी बन गए हैं, कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर सवाल था, और ये जो दूसरा प्रश्न। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को पिछले चुनाव में भी 12.5 करोड़ वोट मिले थे और बीजेपी के बाद हम दूसरे नंबर की पार्टी थे। चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हर जगह हमारी प्रेजेंस है। आज बीजेपी के साथ एनडीए में 38 दल हैं, 38 में से 26 ऐसे हैं जिनका किसी को भी नहीं पता है, और 4 के बाद 5वें दल का नाम शायद हमारे बीजेपी के साथ ही भी ना ले पाए। छोटे दलों को साथ लेकर और छोटे दलों के साथ चलना 1989 के बाद से गठबंधन का एक धर्म हो गया है। अब सवालों के में जो 4-5 सवाल मेरे पास आए हैं, सबसे पहला ईवीएम का सवाल आया। आप देखिए कि आज टेक्नोलॉजी में देश कहां पहुंच गया है। पहले चरण का चुनाव हुआ था 19 तारीख को, और 2 दिन पहले, 2.5 दिन पहले मान लीजिए कि पहली बार ईवीएम से कितने वोट पड़े हैं वो इलेक्शन कमीशन बता रहा है। 11 दिन बाद और 4 दिन बाद आंकड़े आते हैं, और वो भी परसेंटेज में आंकड़े आते हैं। उसमें भी ये नहीं बताया जाता कि किस लोकसभा में कितनी वोट पड़ी हैं। इसलिए इस ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, और तमाम केसेस आज भी विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं ईवीएम से संबंधित, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। आज दूसरा सवाल इन्होंने लिया, नारी शक्ति वंदन जो बिल की बात एक हमारी छोटी बहन ने कही। कांग्रेस पार्टी ने उस बिल का समर्थन किया था संसद में, लेकिन हमने सवाल यह भी उठाया था कि यह बिल जब जनगणना होगी और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद लागू होगा, इस बात का जरूर हमने विरोध किया था कि ये महिलाओं के साथ छलावा। नीरज जी, अब आपकी बारी है, जल्दी से मोर्चा मैं पहले उनके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। बात कर रहे थे कि किसानों को अनाज दिया जा रहा है। निश्चित रूप से 25 करोड़ किसान गरीबी रेखा से बाहर आज की तारीख में आए हैं, फिर भी उनको अनाज दे रहे हैं। कारण बड़ा स्पष्ट है, 2 कारण है। पहला कारण समझिए कि जब कोई पेशेंट आईसीयू से बाहर निकलता है तो दे नीड्स एक्स्ट्रा केयर, उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। तो मोदी जी वो काम कर रहे हैं ताकि किसान आईसीयू में था, दोबारा गरीबी किसानों का अपमान कर रहे हैं। दोबारा किसानों ने कोरोना के समय में देश का पेट भरा। दूसरी बात, आप किसानों को आईसीयू में जाने की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार के पहले है कि किसानों को आप आईसीयू में जाने की बात कर रहे हैं। सुनते होंगे ये समंदर में फेंक दिया गया। मोदी सरकार के पहले एक खबर अक्सर आती थी कि अनाज सड़ गए, समंदर में फेंक दिए गए। आज उस अनाज का सदुपयोग हो रहा है। आज अनाज का उत्पादन बहुत बढ़ा अपने देश में, तो सदुपयोग हो रहा है, लोगों को मिल रहा है, तो क्या अर्ज है उसमें? मुझे पता था ये वाला लूज बॉल है, इसको आप लपकेंगे। ये तो अच्छी बात रोजगार है। और महंगाई पर जवाब देंगे? बिल्कुल महंगाई पर जवाब देंगे। महंगाई का मैं बताऊं, जब अटल जी की सरकार थी उस समय पेट्रोल का दाम था 34 रुपये साहब। 2014 तक जब मनमोहन सिंह की सरकार रही 114% पेट्रोल का कीमत बढ़ा, लेकिन 2014 के बाद बढ़ने के बाद भी 54 पे था, मात्र 35% बढ़ा है, मात्र 35% बढ़ा है। बढ़ाइएगा, 410 सिलेंडर सस्ता था। कितना बढ़ाइएगा? नहीं, 410 सिलेंडर महंगा था, 1150 सस्ता था। नहीं, गलत बयान मत करिए। महंगाई दर आपके समय में 12% का था,
हम लोग के समय में मात्र 5.89% का है। मृत्युंजय तिवारी जी आप मोर्चा तुलना संभालिए। देखें, एक कब सेकंड, महंगाई दर हमारा है। लालू प्रसाद यादव का कब तक, कितने सालों तक यहाँ शासन रहा मुख्यमंत्री? 15 वर्षों तक रहा। नीतीश कुमार 17 वर्षों तक रहे। और नीतीश कुमार के साथ आप कितने साल रहे? हम ये 17 महीने रहे, इसके पहले 2 साल रहे। तो हो गया 4 साल। हाँ। हैं? 4 साल उधर का 15 साल 19 साल। ये सारे बच्चे आज भी पूछ रहे हैं कि कैसे हम लोगों को यहाँ पर नौकरी मिले। देखिए ये क्यों हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है? ये इसका जवाब सुन लीजिए। आदरणीय मोदी जी जब 14 में आए थे तो यही नौजवान इस तरह के बच्चे कह रहे थे, गा रहे थे, बहारो फूल बरसाओ मेरे महबूब आए हैं, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। अब यही नौजवान जब मोदी जी बिहार आ रहे हैं तो कह रहे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने भी लूट लिया यार का। मैं 30 करोड़ रोजगार का हिसाब देता हूँ आपको। साहब गलत बयानी क्यों? मैं 30 करोड़ रोजगार का 10 सालों में। अब देखिए 2 करोड़। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें। अभी आगे जनता के और तीखे सवाल बीजेपी से हैं और खास तौर पर अंजना उनका शब्द जो सवाल सुनती है तो चौंक जाती है, क्योंकि वो अपने एजेंडे में इन सवालों को नहीं पूछती है। तो बिहार की जनता ने अंजना उनका शब्द को भी आईना दिखाया, बीजेपी को भी आईना दिखाया। अभी आगे पूरी डिबेट जरूर देखिए। आपको मोदी जी पर हमला करना है, खूब कीजिए, लेकिन बिहार का अस्तित्व ना 2014 और मोदी के बाद नहीं आया है। ये वो समस्या है जिसका सामना मेरी पीढ़ी ने किया, आपकी पीढ़ी ने किया, पिछली पीढ़ी ने किया और आने वाली पीढ़ी भी वो समस्या देख रही है। देखिए जब लालू जी राबड़ी जी की सरकार थी तो सामाजिक न्याय हुआ और तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से रोजगार दे करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, आर्थिक न्याय की बात की, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई की बात की, ये देश और दुनिया जान रहा है। लेकिन बीजेपी वाले अब जेडीयू के साथ मिलकर सरकार में है। अभिषेक जी, पलटने और समझौता करने से फुर्सत नहीं है नीतीश बाबू को कि वो कुछ काम करें, ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि इन बच्चों को मजबूर ना होना पड़े दूसरे राज्यों में जाने के लिए। मैंने इससे पहले वाले कार्यक्रम में आपको एक तस्वीर दिखाई थी राष्ट्रीय जनता दल के समाजवाद सामाजिक न्याय को उजागर करते हुए। खैर, छोटी बहन ने सवाल पूछा कि नारियां सुरक्षित महसूस नहीं करती। बिहार इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां सबसे पहले साइकिल योजना आई और गांव में आपने देखा कि किस तरह से बेटियां साइकिल के माध्यम से स्कूल जाती हैं। आज चलिए अंजना जी आप मेरे साथ किसी भी थाने में, वहां आपको एक से एक अत्याधुनिक हथियार लिए बेटियां दिखती हैं। आज हमारी बेटियां सुरक्षित कैसे हो सकती हैं? और बिहार में नीतीश जी ने कानून का हमने आपके जंगल राज को दूर किया, हमने आपके जंगल राज को खत्म किया, हमने आपके शिक्षकों के लोग लगा लिया, क्योंकि यही हमारी राजनीतिक नीति थी और हम किसी कीमत पर ऐसे परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी और अपराधी चरित्र के लोगों को बढ़ने नहीं दे सकते। हम न्याय पर विश्वास करते हैं। पेपर लीक पर नीतीश सरकार क्या बोलेगी? हाँ, इस पर बोलिए। हमारे चुनावी एजेंडे में भाजपा के चुनावी एजेंडे 2-3 सवाल होने दीजिए एक साथ। रुकिए, हड़बड़ाइए मत। मेडिकल सीट्स जो है इतना कम है पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत ज्यादा है। इसके चलते जो अच्छे रैंक वाले लोग भी होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं और जब इलेक्शन आता है ये मजाक बन जाता है। आप लोग इस पे क्या कहना चाहेंगे? पहले तो पेपर लीक और ये दूसरा मेडिकल वाला भी, ये दोनों छात्रों से रिलेटेड है। आप पहले जवाब दीजिए। देश में सरकार आपकी है 10 साल से। पेपर लीक एक समस्या रही, लेकिन हमारे चुनावी एजेंडे को पढ़ेंगे अभी 2024 को, तो इसमें स्पेशल कानून इसके लिए बनाने की बात की गई है। इस पर मोदी जी का और भाजपा का ध्यान है। आश्वस्त करता हूं कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं आएगी। हम लोग निश्चित रूप से तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, नहीं आएगी। एक बात ये अभी बात कर रहे थे राजद के प्रवक्ता सामाजिक न्याय की, इनका सामाजिक न्याय बिहार में 108 बिहार के लोगों को याद होगा 100 सामाजिक न्याय के नाम पर 108 दंगे करवाए इन्होंने। भागलपुर में धर्म के नाम पर दंगा करवाया, लूटपाट मचाया इन्होंने। सामाजिक न्याय के नाम पर जातीय दंगा करवाया इन्होंने। यही इनका सामाजिक न्याय है और जनता इसको पहचान चुकी है। 2024 में क्या विपक्षी पार्टियों के लिए अभी इन घोटालों से ही अपने आप को मुक्त कर पाना मुश्किल हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है जो घोटाले हुए उनकी जांच हुई और जिसको सजा मिलनी थी उसको सजा भी मिली। लालू जी की सजा सही थी ना? एक मिनट सुनिए भाई जरा। दुर्भाग्य ये है कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोलकर 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ
वो आज भी 1 लाख वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट इस वीडियो के बारे में जरूर देकर जाए। मुझे लगता है कि आज देश की सरकार को बताना चाहिए कितने घोटालेबाजों को जेल में पहुंचाया, कितनों का कन्विक्शन किया और कितनों को वॉशिंग मशीन में धोकर अपने यहां पर शामिल किया। 2 सवाल आए थे। सुसाइड रेट की बात, पिछले संसद सत्र में कहा गया कि 36,000 बच्चों ने IIT, IIM, हायर एजुकेशन में पिछले 1 साल में सुसाइड किया है। या तो डिप्रेशन में थे या वो फीस नहीं दे पा रहे थे, और ये आंकड़ा स्वतंत्रता के बाद का हाईएस्ट है। दूसरा सवाल आया पेपर लीक से मामले का, क्योंकि मैं भी शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं। पेपर लीक का मामला जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां वहां पर पेपर लीक के मामले सबसे ज्यादा हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे एजेंडे में, तो क्या 10 साल से आपके एजेंडे में पेपर लीक का मामला नहीं था? क्या 10 साल से आप पेपर यहाँ पर पकौड़े कर रहे थे सरकार में बैठकर? क्यों नहीं आपने रोकने के लिए? आप मुझे केवल एक कदम बताइए में क्या होता था? केंद्र सरकार घर बैठ के आप 10 साल में केंद्र सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए एक कदम उठाया, उसका कदम को बताइए जरा मुझे। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। लोकसभा इलेक्शन 2024 के 5 चरण खत्म हो चुके हैं, अब 6ठा चरण की बारी है, लेकिन मुद्दे वही आ रहे हैं। हर चरण में कोई ऐसा मुद्दा आता है जिससे हिंदू मुस्लिम की जो है राजनीति चमक जाए, और ये मुद्दों को गोदी मीडिया और स्ट्रांग बना देती है, बीजेपी को और फायदा पहुंचा देती है। लेकिन जो जनता के मूल मुद्दे हैं, जो आज जनता ने सवाल किए हैं, शिक्षा, बेरोजगारी और तरह तरह की नौकरियों के बारे में, किसानों के बारे में, इस तरीके के ज्यादातर मुद्दे जनता ने पूछे हैं, सवाल पूछे हैं। आपने डिबेट देखी होगी, कहीं भी जनता ने कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जो गोदी मीडिया डिबेटें करती है। अंजनम कश्यप को भी आईना दिखाया कि जो हमारे मूल मुद्दे हैं, जो हमारे मूल सवाल हैं, वो ये है, इस पर डिबेट करो, इस पर बहस करो। लेकिन अंजनम कश्यप बिल्कुल खामोश थी। आपने ये डिबेट देखी, और वहीं बीजेपी के प्रवक्ता से भी अंजनम कश्यप ने ज्यादा जो है इन मुद्दों पर रिएक्शन नहीं लिया, यानी उनसे ज्यादा इस मुद्दे पर सवाल नहीं किए। वहीं विपक्ष के प्रवक्ता यानी कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा से ही सवाल पूछती रही, और जनता के सवालों के जवाब भी आलोक शर्मा ने ही दिए। भले ही वो विपक्ष में है, लेकिन जनता के सवालों के जवाब दिए। लेकिन जो सत्ता में है वो जवाब भी नहीं देते, गोदी मीडिया उनसे पूछती भी नहीं है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। इस बार क्या होता है लोकसभा इलेक्शन 2024 को, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा किसकी सरकार बनने जा रही है। आप लोग का इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर देकर जाइए। साथ ही साथ गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने जो आज डिबेट की है, जो मुद्दों से भटकाया गया है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, उस पर भी जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।